कुछ भी चीज़ का डेटा हो। भाई किसी चीज़ को इकट्ठे करने के लिए कोई जगह तो सुनिश्चित किया जाएगा ना। एक डेटा सेंटर होता है, जिस डेटा सेंटर में सारे डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, और उस डेटा सेंटर को ठीक रखने के लिए क्या व्यवस्था है पता है? इतनी सारी एनर्जी होती है उसमें, इतनी गर्मी होती है उसमें, इतना तापमान होता है उसका कि उसको ठंडा रखने के लिए जल निरंतर उसके ऊपर पानी डाला जाता है। आ रही बात समझ? उसको ठंडा रखने का और कोई संसाधन है ही नहीं, उसके ऊपर पानी ही डाला जाता है, तब जाकर के वो डेटा सेंटर ठंडे रहते हैं। और डेटा सेंटर 24 आवर्स ऑन है, 365 दिन 7 घंटे चल रहे हैं कंटिन्यू, 7 दिन 24 घंटे। तो तुम्हें क्या लगता है कितना पानी बर्बाद हो रहा होगा देश का? और वो पानी कहाँ से आ रहा है? क्या उन डेटा सेंटर वालों का है? उनने कहीं से बनाया है? यार उसी भूमिगत जल से निकाल रहे हैं। वही भूमि के अंदर जो प्रकृति, जिस हम प्रकृति के पूजक है, उसी के अंदर के गर्भ से चीर करके उस पानी को निकाल करके और उसी पानी से उसको ठंडा किया जा रहा है। इसलिए बड़े बड़े महानगरों के आसपास जमीन का जल स्तर खत्म हो गया है। अभी बीच में पड़े होंगे, दिल्ली नोएडा के आसपास का पूरा जल स्तर नीचे का खत्म हो गया जमीन का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा सेंटर उधर ही बैठे हुए हैं बड़े बड़े। उनको ठंडा करने के लिए उन्होंने पूरा गर्भ का पानी निकाल लिया जमीन का। इतना लगता है, मैं बता रहा हूं ना, आप जैसे तवा गर्म होता है ना, वैसे डेटा सेंटर गर्म होते हैं। उनको ठंडा रखने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता है, पानी का। ठीक है, इसलिए आपका भूमिगत खत्म हो रहा है जल। अभी तो अपनी इधर कोई डेटा सेंटर नहीं है, जिस दिन बन जाएगा ना एक आध अलीराजपुर में, ढूंढना जमीन के अंदर पानी। अभी भी गांव की ग्राम सभा को मजबूत कर लो, और ऐसे सारे कारखाने, सारी वो चीज़ें जिनका आप विरोध कर सकते हो, खुल के विरोध करो। कोई भी कारखाना, कोई भी उद्योग, कोई भी योजना, कोई भी स्कीम जो फ्री में मिल रही है तुम्हें, कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, सबका तुमसे पैसा वसूला जाता है। तुम्हें जो आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, संबल कार्ड दिया जा रहा है, जमाने में जो फ्री में बिजली दी जा रही है, फ्री में पानी दिया जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है सरकार इसका पैसा नहीं चुकाती? सबका पैसा चुकाती है सरकार। और सरकार के में बैठे हुए लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे पास से गए हुए धन, जो तुमने दुनिया की सारी चीज़ें खरीदी, चाहे माचिस की डिब्बी खरीदी, इलाज में खर्च किया, शिक्षा में खर्च किया, और अन्य व्यवस्था में कुछ खरीदने में खर्च किया, ये तमाम जितनी चीज़ों में रोज़ तुम्हारे जेब का धन लगता है, वो धन घूम के उधर जाता है। इसलिए धीरे धीरे आपके हर चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं ना? क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनने जो आपके ऊपर फ्री में खर्च किया है उसको कहीं से तो कवर करना है दोस्त। इस बात को क्यों नहीं समझते? 80 करोड़ अगर जनसंख्या को 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है, तो आप सोचो कि वो अनाज को फ्री में खरीदने के लिए सरकार को कितना लगा होगा। और सरकार के पास या तो मशीन रखी है फ्री में छापने वाली, या तो फिर वो हमसे ही वसूलेगी। बस वसूलने का तरीका ऐसा होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनने हमसे वसूल के ऐसे पीछे के रास्ते से हमें को वापस कर दिया। और हम सोचते हैं यार सरकार कितनी अच्छी है, देखो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही है, या ये कर रही है या वो कर रही है। ये सरकार नहीं, इसके पहले वालों ने भी हरामखोरी की है। कोई भी सरकार बैठ जाए, जब तक सरकार की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं होगी, जब तक सरकार को आप ये नहीं बता दोगे कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है, हम ही सरकार हैं, जब तक ये साबित नहीं कर दोगे, तब तक वो हरामखोर अपनी उन सारी चीजों में चलते रहेंगे और आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपके जीवन को खत्म करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए सारी योजना निकालते रहेंगे। जितनी योजना है सब सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। बताओ कौन सी योजना है जो गुलाम बनाने के लिए नहीं? आधार कार्ड आने के बाद गुलाम बने कि नहीं? बने कि नहीं? उसके पहले जब आधार कार्ड नहीं था तब थे कि ऐसी व्यवस्था? मस्त थे ना। जैसे आधार कार्ड आपके जीवन में एंट्री किया, उसके बाद से सारे लोग गुलाम पड़े। छोटे बच्चे हर साल एक नई केवाईसी। वो केवाईसी क्या है यार? वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट बार बार चेक करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? और वो कौन है? जितने सरकार में लोग बैठे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, जिनको भी सैलरी जाती है पब्लिक की ओर से जाती है। कहां से जाती है? क्यों? क्योंकि वो जो सैलरी लेते हैं उसके लिए उनके पास कोई अलग से तो व्यवसाय है नहीं। वही व्यवस्था कि हम जो खरीदी करते हैं, हम जो व्यापार करते हैं, हम जो धन अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से, चाहे खेत में मेहनत करें, मजदूरी करें, किसी कंपनी में करें, कहीं भी करें, लेकिन अपना पसीना बहा करके जो धन अर्जित करते हैं, उसी धन को जब हम दूसरे रास्ते से देते हैं तब वो अपनी सैलरी ले पाते हैं ना।
तो सैलरी देने वाले कौन हो गए? आप हम सब हुए ना। तो जो सैलरी देता है वो मालिक है कि जो बैठा है ले रहा है सैलरी वो मालिक है? यार जो दे रहा है वही मालिक है ना, और जो ले रहा है वो तो नौकर हुआ ना। हमारे खेत में अगर कोई काम करने आता है तो हम उसको नौकर ही कहते हैं ना, और उसको तनख्वाह देते हैं, वो मालिक तो नहीं हो जाता हमारा? होता है क्या? जब नहीं होता तो देश भर में जितने लोगों को सैलरी दे रहे हो वो सब तुम्हारे नौकर हैं यार। यही बात तो बता रहे हैं कि अपनी शक्ति को पहचान लो, अपनी ग्राम सभा को खड़ी कर लो, ग्राम सभा को मजबूत कर लो और उनको बोलो कि तुम नौकर हो, तुम्हें सैलरी हमारे ही टैक्स से, हमारे ही धन से अर्जित, जो हमारी मेहनत से अर्जित जो धन है उसी से तुम्हारी सैलरी मिल रही है। नहीं तुम्हारी औकात नहीं कि तुम खेत में उतर करके एक धान का पौधा उगा सको या गेहूं का पौधा उगा सको। किसान अगर 2 साल खेती ना करे, अपने लिए अनाज भर के रख ले, तो ये हरामखोर ना भीख मांगने लग जाएंगे, इनके पास खाने के लिए कछु नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए ये किसानों को उन्नत किस्म के बीज देने के नाम पर बर्बाद किए पड़े और पूरे देश को बर्बाद कर दिए। कितनी चीजों को बर्बाद किए? आपकी फसल बर्बाद हो गई, हुई कि नहीं? उन्नत बीज के नाम पे, उन्नत गायों का दूध ज्यादा होगा उसके नाम पर पूरे गायों को, जानवरों को बर्बाद कर दिया गया, कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर, है ना। उन्नत बीज हो गया, खेती बर्बाद हो गई। जितने तमाम पेड़ पौधे इस समय में लग रहे हैं रोड के किनारे, यहां वहां देखना, सब के सब हाइब्रिड है। कोई देसी बीज नहीं लग रहा है, कोई देसी पौधा नहीं लग रहा है। मतलब आपकी प्रकृति को भी, जिस प्रकृति पूजन की बात करते हो उसको भी तो खत्म कर रहे हैं उन लोग। उसी का विरोध कर लो, उसका तो कर सकते हो ना विरोध। प्रकृति पूजक है ना हम, तो कम से कम हम अपने देसी पौधों को बचाने के लिए उसका तो विरोध कर सकते हैं कि भाई ये जो लगा रहे हो ये सब हाइब्रिड है। रोड के किनारे किनारे जितने नीम जमाने भर का लग रहा है सब हाइब्रिड है, कोई देसी बीज नहीं है। उसका तो विरोध कर लो कि प्रकृति पूजन का सिर्फ मतलब झुंझुना पकड़ना है कि हमने एक स्थान बना लिया वहीं जाके प्रकृति पूजन करेंगे। भाई इस प्रकृति को ही बचाना है हमें, और उसी के लिए बात करनी है, उसी के लिए ग्राम सभा को मजबूत करनी है, उसी के लिए इनको बोलना है। ग्राम पंचायत से जब भी पौधारोपण की बात आए तो उनको बोलो कि भैया देसी पौधा चाहिए, कोई हाइब्रिड पौधा नहीं चाहिए लगाने के लिए। कभी हम बोलते नहीं, वो हमको बोलते हैं यार काम लगाए चल, जंग वो लगाना है, क्या बोलते हैं, पौधारोपण करना है, तो हमारे लोग भी दौड़ के आके अपना कम से कम कार्ड भर जाए, हमारा कुछ पैसा धन आ जाए, उसके लिए कुछ नहीं देखता, जाके धड़ाधड़ लगाना शुरू करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2006 में 6 करोड़ पौधा लगाए थे ना, जुलाई में, याद है ना। 6 करोड़ में 600 पौधे भी जिंदा हो तो पूछ लेना सरकार से, ठीक है। तो सोचो कितना करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया खाली पौधे लगाने के नाम पर उस तंत्र ने, और वो पैसा कहाँ से गया? आप ही हमारे जेब से। तो इस बात को समझ लो, इसलिए अपनी ग्राम सभा को मजबूत कर लो, और ग्राम सभा को मजबूत करके ये जल जंगल जमीन जानवर की जो लड़ाई है इसको ठीक कर लो। बस वो अंतिम लड़ाई तुम्हारे ऊपर चल रही है कि तुम्हारे अंदर के बीज को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि उनने पेड़ पौधे के बीज खत्म कर दिए, खेत के बीज खत्म कर दिए, जानवरों का बीज खत्म कर दिया। अब बीज बचा है इंसान का, उसके ऊपर उनका कंटिन्यू काम चल रहा है कि कैसे भी करके तुम्हारे अंदर जो डीएनए है, जो लड़ाकू वाला, योद्धा वाला, लड़ने वाला जो बल है डीएनए, उसको कैसे खत्म किया जाए। और जो आपस में लड़ा झगड़ रहे हो ना, वो लड़ाई झगड़ाई भी तुम्हें इसी केतु के माध्यम से दिखा कर किया जा रहा है कि इंच इंच भर जमीन के लिए लड़ लेते हो, मेड़ को ज्यादा चाहते हो। जो 62,000 महिलाएं जो विधवा पड़ी हैं अलीराजपुर में, उसका कारण ही वो है झगड़ा, है ना। और वो झगड़ा आपसी क्यों दिया गया? क्योंकि आपको ये केतु का माध्यम दिया गया देखने के लिए कि आप घर में बैठ के देखो कि कैसे इंच इंच जमीन के लिए इस मोबाइल में लड़ाई होती है। दिखाता है ना, मोबाइल में आपको दिखाया जाता है फिल्मों के माध्यम से कि कैसे लड़ाई होती है, ढिशुम ढिशुम वाले, उनने फरसा धरा काट दिया, उनने तलवार धरा काट दिया, उनने गोली चला दी। कहाँ से सीखा? हमारे पूर्वज धनुष चलाते थे, लेकिन कब चलाते थे? फरसा उठाते थे, लेकिन कब उठाते थे? उसका कुछ पैमाना तय था कि नहीं था कि कभी भी उठा लेते थे? हमेशा दुश्मन के लिए उठाते थे, जो गलत था उसके लिए उठाते थे। यार आपसी में गलत हो सकते हो क्या? आपसी में तो सिर्फ मनमुटाव हो सकता है। आपसी में बैठ करके ग्राम सभा के माध्यम से सुलह कर लो उसको, फरसा उठाने की जरूरत है क्या? तो फिर बताओ व्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए? ग्राम सभा के हाथ में होनी चाहिए ना। रही बात
शिक्षा की, राजनीति की, चिकित्सा की, न्याय की और धर्म की। इसमें से पूंजीवाद कैसे खत्म करोगे? वैसी व्यवस्था। चिकित्सा के लिए आपको अपने गांव में 2-4 वैद्य बना लेना है, ताकि आपके गांव से जितना बीमारी में इलाज के नाम पर बाहर पैसा धन जाता है वो जाना बंद हो जाए। वैद्य कैसे बनाओगे? जो जानकार हो, कुछ पेड़ पौधे के जानकार रखते हो या किसी का इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, उनको हमारे पास ले आओ, हमसे मिलवा दो। जो जड़ी बूटी, ये सारी चीजें प्रकृति में, सबकी जानकारी दे देंगे। 2-4 महीने में वैद्य बन जाएगा। गांव में रख लो उसको, उसके खर्च के लायक जो भी उसको देना चाहो, दान चावल गेहूं जो अपने घर में होता है वो दो और उससे इलाज करवाओ। शहर में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? तमाम झंझटों से मुक्ति मिलेगी कि नहीं, कि ये जांच करवा लो, वो एक्सरे करवा लो, वो फलाना करवा लो, डॉक्टर की 500 फीस दे दो, ये कर लो, वो कर लो। जाने के लिए डीजल पेट्रोल का खर्च, उस दिन की आपकी जो कमाई होनी थी वो उसका अलग नुकसान। कितना सारा नुकसान झेलते हो यार। 2 वैद्य के हो जाने से पूरे गांव की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, होगी कि नहीं? फिर उसके बाद रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा को कैसे ठीक करना है ये बताओ। पूरे गांव भर में जितने लोग पढ़े लिखे हो, सबको नौकरी मिल गई क्या? और जितनों ने पढ़ा सब बेरोजगार घूम रहे हैं कि नहीं? तो क्या चाहते हो, पढ़े लिख के रोजगार मिले या बेरोजगार हो? मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार मिले कि बेरोजगारी हो। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति से तो मुझे नहीं लगता कि रोजगार मिलता है। किसी को मिला हो तो बताओ। गांव में अगर 100 लोग पढ़ेंगे तो एकाध कोई को नौकरी मिल गई तो बड़ी बात है। मतलब 1% है उसका, 1% से भी कम है। अभी तो मुश्किल है सर। और धीरे धीरे आने वाले समय में एआई ने तो आपके जीवन में ऐसा प्रवेश किया है कि आने वाले सब कुछ एआई के माध्यम से होगा। आपकी जितनी नौकरियां दिख रही हैं सब खत्म मान लो। ट्रेन चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ रही है, वायुयान चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखना हो तो दिल्ली में जाना, मेट्रो देखना, मेट्रो बिना ड्राइवर के चल रही है। मेट्रो ट्रेन जितनी चल रही है, स्पेशली पिंक लाइन वाली जो दिल्ली मेट्रो में चल रही है, वो तो टोटल ड्राइवर लेस है ही नहीं उसमें ड्राइवर। और फिर भी करोड़ों लोग उसमें रोज सफर कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो आपके जीवन से सोचो नौकरियां कैसे जा रही है धीरे धीरे। जब नौकरी बचेगी नहीं तो इस शिक्षा पर पढ़ाई का क्या करोगे? करोगे क्या? और उस पढ़ाई करने के लिए कितना लाखों रुपए खर्च करते हो? गांव का कितना पैसा बर्बाद होता है शिक्षा के पीछे। और हमारे पास एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि भाई आपके गांव में जो बच्चे, जितने बच्चे, उन बच्चों को हर एक बच्चे के बारे में ये बता सकते हैं कि कौन बच्चा किस चीज के लिए बना है, उसको कौन सा रोजगार देना है तुम्हें, और उसके लिए कैसा माहौल बनाना है। जैसे मान लो गांव में 10 बच्चे, पता चला कि ये खेल के लिए बने, तो उनके लिए क्या रोजगार, क्या देना है? एक मैदान बना देना है। गांव के लोग मिलके एक अच्छा मैदान दे दो, एक अच्छा कोच ला दो ढूंढ के। एक कोच तो ला ही सकते हो ना, उस कोच की व्यवस्था गांव तो कर सकता है ना। वो गांव का एक कोच उनको सबको सिखा देगा यार खेलना कूदना। सारे बच्चे खेल में अव्वल निकलेंगे, क्योंकि प्रकृति उनके अंदर कूट कूट के खेलने का गुण भरी है। जैसे कोई म्यूजिक के लिए बना है, वो देखे होगे ना, बजाने वाले ढोलक को बजाते देख के दूसरा सीख लेता है। गांव के ही बच्चे सीख लेते हैं ना, एक को बजाते देख के दूसरा सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? उसके अंदर प्रकृति ने कूट कूट के वो संगीत का गुण भरा है। वो संगीत का गुण ऐसा है कि उस संगीत से उसके अंदर का गुण अपने आप निखरता है और वो खुद सीख लेता है। तो ऐसे संगीत वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए एक ऐसा कमरा बना देंगे। ये शासन की जो सरकारी, जिसको बिल्डिंग बोलते हैं, उसमें से एक बिल्डिंग अपन हायर कर लेंगे, अपना ही है वो, शासन का है। मतलब उसमें एक संगीत का एक विद्यालय बना देंगे, एक संगीत का टीचर पकड़ के ले आएंगे, उसके लिए भी उसकी व्यवस्था गांव में कर देंगे, रहन पहन खाने पीने की। वो बच्चों को संगीत सिखा देगा। ऐसे तमाम जो रोजगार के साधन होते हैं, चाहे वो लोहारी का काम हो, चाहे वो सोनारी का काम हो, चाहे वो चमड़ा छीलने का काम हो, जमाने में जितने काम थे, कोई भी काम कभी लज्जा का विषय नहीं था। चाहे वो कपड़े धोने का काम था, चाहे वो खेती करने का काम था, कोई भी काम आपके लज्जा का काम नहीं था। 36 बिरादरी 36 कामों को बड़ी ईमानदारी से करती थी। हर गांव में 36 बिरादरियों का समूह होता था और उसी के वजह से गांव का पैसा गांव में, गांव का धन गांव में रहता था और पूरी गांव की व्यवस्था चलती थी। तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं? हमारे पास तो पूरी विधि है। हम आपको सिखा सकते हैं कि आप कैसे बच्चों को पहचानो, कौन बच्चा किस विधि के लिए बना है, किस काम के लिए बना है, उसको उस काम में लगा दो, उसके लिए वैसा माहौल दे दो, ऑटोमेटिक वो बेरोजगार से रोजगार की ओर जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या लगता है? आएगा ना? क्या अभी भी लगता है नहीं आएगा? तो फिर यार शहर की ओर भागने की जरूरत क्या है? फिर इस शिक्षा पद्धति का क्या करोगे जिसमें 15 साल 18 साल पढ़ने के बाद जब नौकरी करने जाते हो तो वो पूछते हैं यार तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है? यही पूछा जाता है। 18 साल पढ़ने के बाद भी
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जब व्यक्ति किसी उसमें इंटरव्यू देने जाता है तो उससे सबसे पहला सवाल होता है, ये डॉक्यूमेंट्स तो रहे एक तरफ, तुम पहले बताओ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है। तो हमारा भी कहना है भाई मोर्चे का कि जब एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत है तो हम इसको दे देंगे ना 2 साल में एक्सपीरियंस पूरा, बाकी के इसके जीवन के 15-16 साल बर्बाद क्यों करे यार वो पढ़ने के लिए। जब उसको एक्सपीरियंस से ही नौकरी मिलनी है, काम मिलना है, रोजगार मिलना है, तो एक्सपीरियंस 2 साल दे देंगे। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और 2 साल के बाद उसके जीवन के 15-16 साल तो खुशी से बीतेंगे, अच्छे से उसके मनपसंद काम वो कर पाएगा। क्यों उसको पढ़ाई के नाम पे तुम बर्बाद किए पड़े हो? 18 साल 20 साल उसके बर्बाद करे हो, पूरी जवानी उसने सिर्फ पढ़ाई 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 के पीछे बर्बाद कर दी, और जब जवानी में कुछ नहीं मिला तो अंतिम में हताश होकर वो रोजगार बेरोजगार घूम रहा है। ना वो खेत का रहा, ना वो खलियान का रहा, ना वो गाँव का रहा, ना वो शहर का रहा, कहीं का रहा क्या? तो फिर ऐसी बेचारा उसको पढ़ाई लिखाई करने में उसका टकला बन गया बेचारा, अब उसको कांस्टेबल बना दिए सरकार। अब बताओ, जो काम के लिए वो बना ही नहीं था उस काम में उसको भेज दिए तो वो कांस्टेबल में मन से ड्यूटी करेगा क्या? वही बोल रहे हैं, वो मन से ड्यूटी करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। करेगा क्या? रहा है। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और इन्हीं सब व्यवस्थाओं पर हमें आगे काम करना है। इसलिए ग्राम सभा को मजबूत करना है। तो ये रही बात आपके ग्राम सभा की, और ग्राम सभा को कैसे मजबूत करके आप ग्राम सभा के माध्यम से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई कर सकते हो, रोटी बेटी माटी का सम्मान वापस प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप स्वास्थ्य शिक्षा राजनीति न्याय और धर्म से पूंजीवाद को खात्मा करके अपना मूलधन जो आपकी मेहनत से कमाया हुआ है उसको अपने गांव के गांव में बचा सकते हो और अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। ये सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आप लोग भी करिए। और जब भी मौका मिले तो अपने 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन की 7 दिन की ऐसी ट्रेनिंग होती है, जिसमें भाई डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ये जो हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं इस मोर्चे के, जनता सरकार मोर्चे के, जिनने ये बुक निकाली है लूट की व्यवस्था के खिलाफ, उलगुलान। उलगुलान शब्द से परिचित हो सब? क्या होता है मतलब इसका? हाँ, हमारे जो बिरसा मुंडा जी हैं, इनने एक क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी ने 1857 की क्रांति में एक नया शब्द जोड़ा, उलगुलान, जिसका अर्थ ही था महान क्रांति या एक महाक्रांति। चढ़ाई कर दो मतलब महाक्रांति। किसके खिलाफ था? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इसलिए उनने शब्द दिया था अंग्रेजों के खिलाफ महाक्रांति या उलगुलान। ठीक है, और इसी शब्द को लेकर के भाई देवेंद्र बलहारा जी ने एक बुक निकाली है, उनकी पूरी टीम ने, जिसका नाम ही दिया गया है उलगुलान, जो लूट की व्यवस्था के खिलाफ, कर्ज के खिलाफ है। किसके खिलाफ? अब ये बताओ, कर्ज किस किस के ऊपर है? जो सबके ऊपर है। कर्ज दे पा रहे हो? EMI नहीं दे पा रहे हो? चलो उसको अगले 15 मिनट में अपन समझते हैं। हमारा एक देश है भारत, है ना? एक ही देश है। हमारे यहाँ एक ही संविधान है कि 2 संविधान है? एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही राष्ट्र, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी एक ही है। ऐसी सारी एक व्यवस्था है। तो जब सारी चीज़ें हमारे देश में एक ही है तो फिर हमारे देश में मुद्रा कितनी होनी चाहिए जिससे हम खरीद फरोख्त करते हैं? ये कितनी होनी चाहिए बताओ? क्या लगता है आपको, कितनी होनी चाहिए? अरे सिंपल बात है भाई, जब संविधान एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, भारत देश एक है, न्याय व्यवस्था एक है, संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट एक है, तो हमारे यहाँ मुद्रा भी एक ही होनी चाहिए ना, जिससे हम सारे देश के लोग एक रूप में यूज कर सकें, कि 2, 3, 4 होनी चाहिए।